कैसे हैं आप? मैं गौरव स्वागत करता हूं आप सभी का आपके इस चैनल टीच एक्स्ट्रा के इस सेशन पे। आज का जो आपका यह सेशन है हमारे तमाम उन मित्रों के लिए है जो कहीं ना कहीं पहले से शिक्षक गण है और हमारे इस समाज के एक ऐसे निर्माता हैं जिनके मजबूत कंधों पे हमारे इस समाज का एक आदर्श समाज बनाने की जिम्मेदारियां टिकी हुई हैं। अभी अभी आपके बिहार में प्रधान शिक्षक का जो बहाली आया है, उस बहाली में कहीं ना कहीं उनको 75 नंबर की तैयारी करनी है, जिस कारण से पिछले कई दिनों से अलग अलग जिले से शिक्षकगण मुझे संपर्क कर रहे हैं, खास करके फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के नोट्स के लिए। सबसे पहले आपके इस मित्र गौरव वर्मा की तरफ से आप सभी शिक्षक गणों को हाथ जोड़कर धन्यवाद, जो आपने मुझे इस योग्य समझा कि आपके इस बहाली में मैं आपको थोड़ा बहुत भी मदद कर सकूं, जहां से आपकी 75 मार्क्स वाली तैयारी हो सके। क्योंकि आपका जो ये सिलेबस है उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे और तमाम बिंदुओं पर चर्चा करते हुए मैं आपके साथ में किस प्रकार से आपकी मैं मदद करूंगा, किस तरह से मेरे माइंड में एक प्लानिंग है। क्योंकि आप सभी जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जितने भी शिक्षक गण देख रहे हैं, आपके पास में कम से कम 8 वर्षों का अनुभव है। तो आपके अनुभव के सामने शायद मेरा अनुभव बहुत कम है, परंतु मैं आपको किस प्रकार से मदद कर सकता हूं, क्योंकि पिछले 6 वर्षों से मैं बिहार में निरंतर लगातार बिहार डीलेट को पढ़ाने का कार्य कर रहा हूं, बिहार डीलेट के एक एक पॉइंट को पढ़ाने का कार्य कर रहा हूं। और उसी डीलेट के सिलेबस से जो आपकी एससीईआरटी की सिलेबस है, वहीं से आपके 75 मार्क्स की तैयारी होती है। तो मेरा तो यही मानना है कि हर एक प्रकार के कार्यों में, हर एक प्रकार के ज्ञान में, जहां से जो मिले उसे आप प्राप्त कर लो। ज्ञान कहीं का भी हो, किसी का भी हो, अगर ज्ञान है तो उसे प्राप्त कर लेना चाहिए। तो आइए मैं आपके साथ में किस प्रकार से यहाँ पे मैं आपकी मदद करूंगा उस पे एक बार चर्चा करते हैं। अगर सही लगे तो आप अपने तमाम शिक्षक गण के साथ में शेयर कीजिएगा। अगर सही नहीं लगे तो कहाँ पे क्या कमी रह गई उसे आप लोग अवश्य व्यक्त कीजिएगा, क्योंकि आप सभी लोग कहीं ना कहीं शिक्षक हैं और आपको पता है कि कैसे सामने वाले का आकलन करना है और कैसे स्वयं आकलन भी करना है, स्वयं का भी आकलन करना है। तो अगर आपको इस वीडियो में, इस विभिन्न प्रकार के बातों में, तथ्यों में कहीं से भी कोई कमेंट करना हो, कोई कमी लगे, तो कृपया कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि गौरव यहाँ पर अगर ऐसे नहीं करके ऐसे कीजिएगा तो और बेहतर होगा। जिस प्रकार का आपका अनुभव है, आपके शिक्षक वाले क्षेत्र में जो आपका अनुभव है, उस अनुभव को भी हमारे साथ में शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन का। सर्वप्रथम आपकी जहां भी आस्था हो, जहां भी आपकी विश्वास हो, एक बार हम सभी मिलकर ईश्वर को याद कर ले कि हे ईश्वर, आप जहां भी हैं अपनी असीम कृपा हम सब पे बनाए रखे, राइट, जिससे आने वाले दिनों में हम सभी लोगों का परिणाम बेहतर नहीं बेहतरीन निकल कर आए। यही ऊपर वाले से प्रार्थना है, यही ऊपर वाले से दुआ है। आपका जहां भी विश्वास हो, क्योंकि हम सभी शिक्षक गण को यह पता है कि हर एक कार्य में हमारी सोच जो है सो सकारात्मक होनी चाहिए। जितनी हमारी सोच सकारात्मक होगी वैसे ही हमारा परिणाम आएगा। और जो मैं विभिन्न प्रकार के शब्दों का उपयोग कर रहा हूं, तो मेरे प्यारे शिक्षक गण, आप जो 8 वर्ष 10 वर्ष से जो आप जॉब में हैं, आप दिन रात पढ़ाने का काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके संज्ञान से वो शिक्षण शास्त्र वाले शब्द क्या होंगे, हल्का फुल्का धूमिल हो गया होगा। इसलिए मैं इन तमाम शब्दों का उपयोग कर रहा हूं, क्योंकि अब जो आपका 75 मार्क्स का जो आपका एग्जाम होगा, तो वहां पे आपको शिक्षण शास्त्र वाले शब्दों से सामना करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा आदत डाल लीजिए इस प्रकार के भी शब्दों का। सर्वप्रथम हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, चंद मिनटों के अंदर में आप सभी लोग विभिन्न प्रकार से, अर्थात जो आपका नोटिफिकेशन आया हुआ है उसे तो आप सभी लोगों ने पढ़ ही लिया होगा। तो डायरेक्ट हम लोग सिलेबस पे चलेंगे, पर एक हल्का सा आपको मैं क्या कर देता हूँ, बता देता हूँ नोटिफिकेशन के बारे में। तो आइए एक नज़र हम लोग वहाँ भी डालने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले ये आपका नोटिफिकेशन है बीपीएससी बिहार लोक सेवा आयोग के तरफ से। यहाँ पे ओवरऑल आपका सीट कितना है, तो 40,247 सीट है। किस वर्ग में क्या है आप लोग इतना पढ़े ही होइएगा। इसमें अगर हम लोग कुछ मुख्य पॉइंट पे बात करें, तो अपना मुख्य पॉइंट क्या है, विज्ञापन में पदों की संख्या घट या बढ़ सकती है। प्रारंभिक वेतन कितने होंगे, 30,500 होगा। यहाँ से अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो ये आपके प्रश्न का स्वरूप है। अर्थात यहाँ पे एक पॉइंट और है जो हमारे इस प्लेटफॉर्म पे बीपीएससी की तैयारी करने के लिए कनेक्टेड है, वो इस बात पे ध्यान रखिएगा कि ये प्रधान शिक्षक की बहाली है, हेड मास्टर साहब का है। तो यहाँ पे एक लाइन साफ साफ पढ़ लीजिए, ऐसा नहीं कि आप लोग भी अपने लिए सोचने लगिएगा। सरकारी प्रारंभिक विद्यालयों में न्यूनतम 8 वर्षों का शिक्षण अनुभव, अर्थात ऐसे जो ऑलरेडी शिक्षक हैं
उनके लिए यह चीज है जिनका 8 वर्ष का क्या है, अनुभव है अपने इस क्षेत्र में। आपकी जो चयन प्रक्रिया है सो आपका वस्तुनिष्ठ होगा, जिसमें आपके 2 प्रकार के आपके क्या है, एग्जाम का स्वरूप है, अर्थात टोटल संख्या 150 है। भाग 1 में 75, भाग 2 में 75। भाग 1 में आपका समान अध्ययन होगा और भाग 2 में आपका डीलेड का होगा। डीलेड में यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि प्रधान शिक्षक के लिए डीलेड विषय का एक पत्र है। उक्त विषय पत्र में डीलेड विषय के प्रश्न होंगे। समान अध्ययन एवं डीलेड विषय का विस्तृत पाठ्यक्रम आयोग के वेबसाइट पर उपलब्ध है और उससे मैंने डाउनलोड भी कर लिया है, आपके साथ में मैं शेयर करूंगा। अर्थात ये जो 75 नंबर का खेल है, क्योंकि इससे पहले जो आपका रीजनिंग हो गया, आपके आंदोलन वाले हो गए, भूगोल हो गया, साइंस हो गया, सब अपने आप में क्या है, एक समुंदर है जहां पे आपको थोड़ा सा समय निकाल कर प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आपके भाग 1 में जितने भी प्रकार के टॉपिक है, इन तमाम टॉपिक का आपको मार्केट में बहुत सारा एमसीक्यू मिल जाएगा, परंतु जो आपका ये 75 मार्क्स है जो बिहार डीलेड के मुख्य रूप से सिलेबस से है, उसको आपको सब्जेक्टिव के तौर पे पढ़ना पड़ेगा। इसका सिर्फ अगर आप एमसीक्यू खोजिएगा तो अलग अलग सेक्टर में, अलग अलग स्टेट में जो आपका एग्जामिनेशन सब होता है ऑब्जेक्टिव वाला, उसी को लोग समाहित करके आपके सामने में प्रस्तुत कर देंगे। तो मेरा तो एक छोटे सा आपका, ये छोटे से मित्र का यही छोटा सा सलाह है कि आप उससे अच्छा होगा कि जो आपका सिलेबस है उस सिलेबस के अनुसार एक एक टॉपिक को क्या कर लें, आप लोग डिस्कस कर लें, पढ़ने का काम कर लें, जो कि मैं आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूं। सारे प्रश्न आपके क्या होंगे, एमसीक्यू होंगे। आपका यहाँ पे निगेटिव मार्किंग नहीं है, साफ साफ लिखा हुआ है कि निगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं है। बाद बाकी आप लोग अपने फॉर्म भरने का, आपका इसमें डेट दिया हुआ है, कैसे क्या फॉर्म भरना है, क्या किस प्रकार से है, सारा कुछ आपका आरक्षण के बारे में सब कुछ दिया हुआ है। होगा तो मैं इस पीडीएफ के लिंक को, या फिर बीपीएससी के वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप लोग ऑलरेडी पढ़ ही लिए होइएगा। आप लोगों का तो अपना अपना समूह चलता होगा, ग्रुप होगा, उस ग्रुप में भी आपका आया होगा, तो इस चीज को आप लोग ऑलरेडी पढ़े भी हुए हैं। मुख्य तिथि है 11 मार्च से स्टार्ट है और 2 अप्रैल तक आपका फॉर्म भरा जाएगा। ठीक, इस चीज को आप लोग कंप्लीट कर लिए हैं। चलते हैं हम लोग अब सिलेबस की तरफ, अर्थात डायरेक्ट चलते हैं जिस पॉइंट के लिए हम लोग यहाँ पे कनेक्ट हुए हैं। आपका ज्यादा समय न लेते हुए हम लोग डायरेक्ट चलते हैं अपने उस मुख्य बिंदु की तरफ, सिलेबस की तरफ। ये है आपका पाठ्यक्रम जो बीपीएससी के वेबसाइट पे आपका अपलोड है। क्या है आपका, ये है आपका सिलेबस, पाठ्यक्रम डीलेड। इसके अंतर्गत आपके 8 यूनिट दिए हुए हैं। एक एक चीजों को थोड़ा सा ध्यान से सुनने का प्रयास कीजिएगा, बस मैं आपका 10 मिनट ही समय लूंगा। आइए, सबसे पहले इसके अंतर्गत आपका जो इकाई नंबर 1 है, इकाई नंबर 1 आपका दिया हुआ है बच्चे तथा बचपन। अगर आप लोग बिहार डीलेड के सिलेबस को देखिएगा, शायद आप लोग 8 वर्ष के अनुभव के बाद इस फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं, तो अभी आपके जो बिहार डीलेड का पढ़ाई होता है वो आपके एससीईआरटी, अपने स्टेट गवर्नमेंट का, अर्थात ये पुस्तक आपका सिलेबस है एससीईआरटी का। इसी में आपके सारे सिलेबस दिए हुए हैं। जो आपका इकाई नंबर 1 यहाँ पर बता रहा है बच्चे तथा बचपन, तो आपके सिलेबस में पढ़ने हैं समाज शिक्षा और पाठचर्या, F1 जो पढ़ना है फर्स्ट ईयर के सिलेबस में, वहीं का आपका यह टॉपिक है बच्चे तथा बचपन। इस पे कैसे काम करना है, अर्थात सबसे पहला आपका इकाई नंबर 1 बच्चे तथा बचपन, अर्थात बच्चे वर्ड से मतलब क्या है, बचपन वर्ड से मतलब क्या है। बच्चे का सिंपल सा संप्रत्यय क्या हो गया, बच्चे का कंसेप्ट सिंपल सा हो गया, जहां पे एक से अधिक का बोध हो रहा है बच्चे, परंतु यहाँ पे एक वर्ड आ गया बचपन, और बचपन अपने आप में एक प्रकार का स्टेज है, अपने आप में एक प्रकार का अवस्था है। आपने विभिन्न प्रकार के अवस्थाओं के बारे में पढ़ा होगा, सीटेट का अगर आपने एग्जाम दिया होगा तो आपने पढ़ा होगा अवस्था के बारे में, स्टेज के बारे में, जहां पे आपने एक नाम सुना होगा बाल्या अवस्था। क्या नाम सुना होगा आपने, बाल्या अवस्था, अर्ली चाइल्डहुड के नाम से आप लोग जानते होइएगा, प्रारंभिक बाल्या अवस्था भी कहते हैं। बाल्या अवस्था अर्थात चाइल्डहुड जो कि 2 से 12 वर्ष का होता है, और ये अपने आप में एक ऐसा अनोखा काल होता है जिसे हर कोई बच्चा, हर एक इंसान फिर से जीना चाहता है। अर्थात बचपन अपने आप में एक प्रकार की क्या है, ड्यूरेशन है, अवधि है, उसके बारे में क्या समाज की सोच है, क्या सांस्कृतिक सोच और क्या इसके ऐतिहासिक समझ है, इसका हमें अध्ययन करना होता है। बाल अधिकार क्या हो गया, बाल अधिकार के अंतर्गत में कैसे हमारे संरक्षण का अधिकार है, जीने का अधिकार है, या फिर अगर हम लोग बात करें शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, आरटीई 2009 के बारे में, वो सारे नियम आपके यहाँ पे चले आएंगे। शिक्षा, विद्यालय और समाज में अंतर संबंध कैसे है, अर्थात शिक्षा अपने आप में एक प्रकार का ऐसा
शास्त्र है, अपने आप में एक प्रकार का ऐसा ज्ञान है जो जिसके पास में आएगा उसके व्यवहार में एक प्रकार का परिवर्तन आएगा। और शिक्षा हमें कहां प्राप्त होता है? विद्यालय में प्राप्त होता है। और विद्यालय अपने आप में विद्यालय नहीं है। अगर विद्यालय से समाज को हटा दिया जाए, अर्थात समाज का मतलब क्या हुआ? जो आसपास के बच्चे हैं, समुदाय के बच्चे हैं, विद्यालय में जाकर विद्यालय का निर्माण करते हैं। अर्थात विद्यालय, विद्या प्लस आलय, जहां पे विद्या का निवास होता है, उस जगह को हम लोग सिर्फ विद्या के अनुसार देखें, सिर्फ भवन के अनुसार देखें तो बस वह ईंट पत्थर का मकान है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। परंतु जब वहां पे समाज की कनेक्टिविटी हो जाएगी, जब समाज के बच्चे वहां पे जाएंगे, तो बच्चों से, शिक्षक से, विभिन्न प्रकार के कर्मियों से एक विद्यालय का निर्माण होता है और वहां पे हम लोग शिक्षा प्राप्त करते हैं। और यही शिक्षा से हमारे ज्ञान की भी अवधारणा निकल कर आएगी, जो कि आपको आगे पढ़ना है। ज्ञान की अवधारणा, दार्शनिक परिप्रेक्ष्य, अर्थात ये जो ज्ञान की अवधारणा है, यहीं से आपके एग्जाम में पूछ सकता है ज्ञान मीमांसा। क्या आपका? तो ज्ञान मीमांसा ये हमारे दर्शन शास्त्र की एक प्रकार की शाखा होती है, जहां पे हम लोग सत्य की खोज करते हैं। सारा आपके डिलेट का पार्ट है। विद्यालय में समाजीकरण, समाजीकरण क्या होता है? एक प्रकार से जीव जंतु से मनुष्य बनने की प्रक्रिया को ही हम लोग समाजीकरण के नाम से जानते हैं। बहुत प्रकार के ऐसे मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने इस पे अपना अपना क्या दिया है? कंसेप्ट दिया है। शिक्षा, सामान्य अवधारणा, उद्देश्य, विद्यालय शिक्षा की प्रकृति, व्हाट इज द नेचर ऑफ, अर्थात हमारे विद्यालय का जो नेचर है, क्या होना चाहिए, कैसे हम लोग अनुशासन लाएंगे बच्चे में, ये सारे चीजों का आपका यहाँ पे विषय का बात हो रहा है। अगला है आपका दर्शन शास्त्री समझ, मनोवैज्ञानिक समझ, समाज शास्त्री समझ, अर्थात शिक्षा के जो विभिन्न प्रकार के दृष्टिकोण है, जो हमारा अप्रोच है अलग अलग चीजों में किस प्रकार से है। दर्शन शास्त्री अपना सोच कैसा है, मनोवैज्ञानिक सोच कैसा है, समाज शास्त्रियों का सोच कैसा है, किसके लिए? तो शिक्षा के लिए। सब हम लोग वहां पे अपना पढ़ेंगे। उसी प्रकार से विभिन्न प्रकार के हमारे क्या थे? तो शिक्षण शास्त्री थे, जैसे कि हमारे महात्मा गांधी, गिजुभाई बदेका, रविंद्रनाथ टैगोर, मारिया मोंटेसरी, ज्योतिबा फुले, जाकिर हुसैन, जे कृष्णमूर्ति और जॉन डीवीए। 8 ऐसे हमारे शिक्षण शास्त्री हैं जो आपके डीलेट में पढ़ना है, सेम टू सेम आपका पॉइंट पढ़ना है। अब यहां से आपका प्रश्न का निर्माण होगा कि महात्मा गांधी ने शिक्षा के स्वरूप को कैसा समझा है। ये जितने भी शिक्षण शास्त्री हैं, सभी का एक ही प्रकार का सोच था कि हमारा शिक्षा कैसा होना चाहिए? तो चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए। अब इसमें अलग अलग व्यक्तियों ने अपने अनुरूप शिक्षा का एक प्रकार का पाठ्यक्रम बताया है। गांधी जी ने बताया है 3 H के बारे में, कि अर्थात एक शिक्षक के पास में क्या होना चाहिए कि हमें व्यक्तियों को, हमें बच्चों को आत्मनिर्भर बनाना है, ताकि उनके पास में ज्ञान भी हो और कुछ ऐसे स्किल्स हो जिससे वो अपने रोजगार के भी ऊपर में कार्य कर सके। फॉर एग्जाम्पल आपके मारिया मोंटेसरी हुई, मोंटेसरी नाम का एक अपना विद्यालय हुआ करता था, मोंटेसरी विद्यालय। कहने का आपका आशय क्या हो गया कि उसके अंदर में पहले क्लास में बच्चे को क्या करना है? तो शर्ट कैसे पहनना है, जूता कैसे पहनना है, इसका आपका अध्ययन होता था। नॉर्मल हम अपने दैनिक लाइफ को कैसे डील करेंगे, कैसे अपने दैनिक जीवन के कार्यों को करेंगे, इसके बारे में अध्ययन करना, ये सारे आपके हो गए शिक्षण शास्त्री का समझ। अगला है आपका सिलेबस से आपका क्या मतलब है, करिकुलम से क्या मतलब है, और टेक्स्ट बुक से आपका क्या मतलब है। अब यहाँ पे एक पॉइंट आपका आ गया, बचपन को प्रभावित करने वाले मनोसामाजिक कारक, अर्थात ऐसे कारक जो मनोवैज्ञानिक ने दिया है। परिवार हो गया, आस पड़ोस हो गए, मित्र हो गए, ये सारे कारक जो हमारे समाजीकरण में होंगे, वही आपका यहाँ पर भी होगा। अब यहाँ पे एक आ गया बाल विकास। बाल विकास के अंतर्गत में आपके आ गए विकास के विविध आयाम। ये पूर्ण रूप से आपके सीटेट का टॉपिक है, अर्थात 3 प्रकार के आयाम होते हैं, PCS, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, शारीरिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक। वहीं से आपके प्रश्नों का निर्माण होगा कि शारीरिक विकास के अंतर्गत एक आपका वर्ड दिया होगा आगे चलकर मनोगत्यात्मक, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो साइकोमोटर डेवलपमेंट बोलते हैं, जो कि 4 प्रकार का होता है। स्थूल हुआ, सूक्ष्म हुआ, शीर्षगामी हुआ, अधोगामी हुआ, ये सब हमारे डेवलपमेंट का पार्ट, और ये सारा हमारे सीटेट के सिलेबस का भी पार्ट है। अर्थात ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होता है? वृद्धि के अंतर्गत ही हमारा शारीरिक विकास आ जाएगा। विकास के अंतर्गत में हम लोग अवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे, गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्या, बाल्या के अंतर्गत में 3 पूर्व, उत्तर, मध्य, इस प्रकार से हम लोग अवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे। फिर आपका सृजनात्मकता, ये क्या है? तो अपने आप में एक प्रकार का ऐसा गुण है जो आपको हर एक बच्चों के अंदर में डेवलप करना है, नवीन नवीन कार्यों के बारे में। अगला है खेल से आपका आशय क्या है? खेल अपने आप में क्या है? खेल अपना एक विधि भी होता है, खेल विधि होता है। अभी के टाइम में स्कूल के टाइम टेबल
लेवल में स्कूल के पाठचर्या में खेल को भी शामिल किया गया है। एरिक एरिक्सन का सिद्धांत, इन्होंने अपना सिद्धांत दिया है, जैसे कि आपने नाम पढ़ा होगा, सीटेट के एग्जाम में आपने पढ़ा होगा, एरिक्सन का मनोसामाजिक का सिद्धांत, कि बच्चे के व्यक्तित्व का निर्माण कैसे होता है। पहल बनाम दोषिता, पहले पहले शुरुआती अवस्था के दौरान में क्या बच्चा किसी के गोद में जाने से रोने लगता है, वो सभी चीज हम लोग कहानियों के माध्यम से पढ़ेंगे। बच्चों में भावनात्मक या संवेगात्मक, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इमोशंस बोलते हैं, फीलिंग बोलते हैं। जॉन बॉल्बी ने दिया है, क्या दिया है, तो लगाव का सिद्धांत दिया है कि कैसे बच्चा का कनेक्टिविटी अपने माँ से, अपने परिवार से एवं अन्य लोगों से होता है। 4 प्रकार के अवस्थाओं में इन्होंने तोड़ा है जॉन बॉल्बी साहब ने। नैतिक विकास के अंतर्गत हमारे लॉरेंस कोलबर्ग साहब ने सिद्धांत दिया है, और एक हमारे मनोवैज्ञानिक और हैं जिनका नाम है जीन पियाजे, उन्होंने भी अपना सिद्धांत दिया है। इन दोनों सिद्धांतों को हम लोग अध्ययन करेंगे। यहां से आपके एमसीक्यू का क्वेश्चन ज्यादा बनेगा। आपका जो यूनिट नंबर 3 है, यहां से आपके एमसीक्यू का निर्माण बहुत ज्यादा हो सकता है, वरना ऊपर में सिर्फ आपको समझने की बात है। अगला है आपका ECCE अर्थात अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा। ये आपका, इसके बारे में आपका अध्ययन, इसका लघु उद्देश्य क्या है, दीर्घ उद्देश्य क्या है। उसके बाद आपके हो गए दिव्यांग बच्चों के लिए, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए ऐसा कौन सा कारण है कि बिहार में इसको क्या और डेवलप किया गया है, विस्तृत किया गया है। राज्य में प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा की चुनौती और नवाचार, किस प्रकार से आपके विद्यालय प्रांगण के अंदर में भी उन्नयन योजना चल रहा होगा। आप लोग तो शिक्षक है, बहुत जल्द ये सारे पॉइंटों को आप लोग समझिएगा भी, राइट। अगला आपका क्या है, शारीरिक शिक्षा, जो हम लोग ऊपर में पढ़ेंगे उसी में हम लोग किस प्रकार से खेल के अंतर्गत व्यायाम का, योगा का, प्राणायाम का, ये सब का हम लोग स्कूल में करा के बच्चों को डेवलप करवाते हैं। इकाई नंबर 5 में है आपका संस्कृति के संज्ञानात्मक पहलू हो गए, शिक्षा का अधिकार, समावेशी शिक्षा क्या होता है, सभी को एक साथ लेकर चलना, बाल केंद्रित है, महत्व हो गया, सहगामी क्रियाएं हो गई, पाठ सहगामी अर्थात टीचिंग लर्निंग मटेरियल हो गया, शिक्षक अपना डेवलपमेंट कैसे करेंगे, टीचर प्रोफेशनल कैसे अपना बनाएंगे, किस प्रकार से वो अपने सहकर्मियों का सपोर्ट लेंगे, विद्यालय में नेतृत्व कैसे करेंगे, आकलन क्या है, आकलन अपना 3 प्रकार से, रचनात्मक, योगात्मक, उसके बाद अपना निदानात्मक होता है। ये सारे आकलन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। प्रगति पत्रक अर्थात प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या होता है। ये सारे पॉइंट आपके आसान आसान पॉइंट है। CRC, BRC, डाइट, PTEC क्या सब आपको पढ़ने की आवश्यकता है। मैं सारे चीजों को एक जगह समाहित करूंगा। इकाई नंबर 5 आपके सारे पॉइंट हो गए। इसके अलावा आपका आ गया इकाई नंबर 6, एक मिनट, इकाई नंबर 5 के बाद आपका इकाई नंबर 6 में आपके CRC BRC हो गए। इकाई नंबर 7 में आपका भारतीय समाज में समावेशन और अपवर्जन, ये आपके सेकेंड ईयर का सिलेबस हो गया S1 का, कि हाशिए का समाज क्या कहलाता है। हमारे समाज का एक ऐसा वर्ग जो विभिन्न प्रकार की क्रियाओं से वंचित रह जाता है, जिसे अपने मूलभूत अधिकारों से हम लोग वंचित कर देते हैं, सीमांत की तरफ भेज देते हैं, उसी को हम लोग हाशिए का समाज कहते हैं। उदाहरण स्वरूप आज भी हमारे आसपास में ऐसे बहुत सारे वर्ग हैं जिनको पता ही नहीं है कि उनके लिए शिक्षा क्या है, मुफ्त है, निःशुल्क है, 6 से 14 वर्ष के लिए निःशुल्क है। ऐसे बहुत सारे समाज के लोग हैं। या फिर आपने सुना होगा कभी कभी गांव में कुछ ऐसे कुछ कारण बस किसी जाति समूह को हम लोग सीमांत की तरफ भेज देते हैं, वही हमारा कहलाता है हाशिए का समझ। जेंडर के अंतर्गत आपके पॉइंट बनेंगे, जेंडर सशक्तिकरण से, जेंडर समता से, जेंडर समानता से आपका पॉइंट बन सकता है। कक्षा में विविधता और असमानता, विविधता और असमानता का मतलब क्या हुआ। विविधता अपने आप में एक प्रकार का क्या है, पॉजिटिव वर्ड है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग अलग अलग जाति के होंगे, धर्म के होंगे, समुदाय के होंगे, लिंग के होंगे, रहन सहन के होंगे, व्यवहार के होंगे, भाषा के होंगे, ये सब हमारा विविधता हो गया। परंतु किसी विविधता के कारण जो हम लोग बच्चों में डिफरेंस कर देते हैं, फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप में से कोई महिला शिक्षिका होंगी, सो अपने कक्ष में सिर्फ लड़कियों पर ध्यान दे रही होंगी और लड़कों पर ध्यान नहीं देंगी, तो कहीं ना कहीं वह लैंगिक मतभेद कर रही है और लिंग के आधार पर वो अपने कक्ष में लड़कियों पर ध्यान दे रही है परंतु लड़कों पर ध्यान नहीं दे रही है, जिससे लड़के के मन में इस प्रकार का भाव उत्पन्न होगा कि मैडम हम पर ध्यान नहीं दे रही है। दैट्स कॉल्ड असमानता। उनके मन में असमानता के भाव की उत्पत्ति हो जाएगी। समावेशी शिक्षा है, फिर आपका शिक्षण हो गया, स्टूडेंट टीचर जो हम लोग आपस में बातचीत करते हैं, पेरेंट्स टीचर मीटिंग जो हो गया, अस्मिता का मतलब पहचान, उसके बाद आपका NCF 2005 है, BCF 8 के बारे में, ये सारे आपके सेकेंड ईयर का पार्ट हो गया जो कि पूर्ण रूप से आपके डीलेट का है। अब ये सारे आपके सिलेबस हो गए। अब पॉइंट यहाँ पर ये आता है कि मैं इस पे आपकी मदद करूंगा कैसे। तो देखिए सिंपल सी बात है, मेरे माइंड में जो प्लान चल रहा है, मैं आप लोग मेरे साथ में जो मैसेज करते हैं कि मुझे फर्स्ट ईयर
और सेकेंड ईयर का नोट्स दीजिए। तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर मिला के लगभग 21 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, राइट। 21 सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ते हैं। तो ये 21 सब्जेक्ट जो आप लोग परचेज कीजिएगा एप्लीकेशन से, तो आपके लिए परेशानी का काम होगा, सिर्फ आपको नोट्स मिलेगा। मैं क्या कर रहा हूं कि आप लोग सबसे पहले प्ले स्टोर से टीच एक्स्ट्रा एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद मैं इधर 2 से 3 दिन के अंदर में आपके पॉइंट के अनुसार जितने भी आपके 8 यूनिट हैं, इस 8 यूनिट में जितने भी आपको पॉइंट पढ़ने हैं, उसका एक मैं समराइज नोट्स बनाकर वहां पे अपलोड कर देता हूं, पहला काम। दूसरा, मैं सोच रहा हूं कि उसी के अंदर में आपके 10 से 15 मैं लाइव क्लास ले लूं, जिससे आपका 8 का 8 यूनिट कंप्लीट हो जाए। हो सके कि आपको समझाने के क्रम में अगर कुछ मुझसे गलतियां हो जाए, त्रुटियां हो जाए, तो आपने ऑलरेडी पढ़ा है कि गलतियों के माध्यम से भी हम सीखने का काम करते हैं। तो मैं वहां पे 10 से 15 लाइव क्लास ले लूंगा, ताकि मैं उस नोट्स को भी और उसके अलावा जितना डेप्थ तक हो सकेगा हम लोग उसे समझने का प्रयास करेंगे। ये पूर्ण रूप से आपका शिक्षण शास्त्र है, इससे आप 75 नंबर नहीं समझे, इससे आप पूर्ण रूप से समझिए कि ये आपका शिक्षण शास्त्र है। और शिक्षण शास्त्र को मेरे मित्र, मेरे दोस्त, रटा नहीं जाता है, इसे समझा जाता है। और एक बार अगर आप समझ लीजिएगा तो एक ऐसा विषय है जहां पे आप लोग 65 से 70 नंबर आसानी पूर्वक ला सकते हैं। बस समझने का खेल है, थोड़ा बहुत मनोवैज्ञानिक से आएगा। अगर मान लीजिए मनोवैज्ञानिक का प्रश्न बनता भी है तो 10 से 12 को प्रश्न बनेगा, बाद बाकी सारे प्रश्न आपके अवस्थाओं के ऊपर में रहेगा, सिद्धांत के ऊपर में रहेगा, जिसे हम लोग एक एक पॉइंट करके समझने का प्रयास करेंगे। तो टीच एक्स्ट्रा एप्लीकेशन पे आपका मैं एक फोल्डर करके आपका एग्जाम का मैं बना दूंगा न्यू कोर्स के अंदर में, जहां पे आपके सारे नोट्स रहेंगे। फिर आपका 10 से 15 लाइव क्लास, हो सके तो लाइव क्लास की संख्या बढ़ाएंगे, पर मैं टारगेट कर रहा हूं कि मार्च इन तक में आपके इस क्लास को भी पूरा कंप्लीट करा के 8 यूनिट में आपको पढ़ा दूं। ठीक, मैं इससे पहले लॉन्च कर देता हूं। जिस प्रकार का आपका सपोर्ट होगा, आपका प्यार होगा, तो हो सके तो 1 यूनिट को मैं आपके यूट्यूब पर भी अपलोड करा दूंगा। मेरे शिक्षकगण जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, ऑलरेडी यहाँ पे बहुत सारी क्लासेस चल रही है। अब यहाँ पे मैं आपको जिस तरह से भी मदद कर सकता हूँ, मैंने सर्च आउट किया है तो हर जगह आपके एमसीक्यू टाइप के ही है। और अगर आप यूट्यूब पर भी सर्च किए होइएगा तो आपको एक चैनल दिखा होगा, AEPS, ऑल एजुकेशन प्रॉब्लम सॉल्यूशन, जहां पे मैं पिछले 6 वर्षों से सिर्फ बिहार डिलेट को ही पढ़ाने का कार्य कर रहा हूं। और क्या परिणाम निकल कर आता है वो मैं आपको स्वयं क्या बताऊं। तो मैं इस प्रकार से सोचा हूं, जहां पे आपके नोट्स भी रहेंगे, कुछ आपके लाइव क्लास भी कर लेंगे, और कुछ पार्टिकुलर टॉपिक के अनुसार, जैसे कि आपके शिक्षण शास्त्री हो गए, तो उस 8 शिक्षण शास्त्री पे मैंने ऑलरेडी पढ़ाए रखा है। तो कुछ यूट्यूब के वीडियोज को भी वहां पे मैं क्या करूंगा, सीक्वेंस के साथ में लगा दूंगा, ताकि आप लोग आसानी पूर्वक अपना कार्य को कर सके। 2 अप्रैल तक तो आपका फॉर्म ही फिलअप होगा, उससे पहले मैं सारी चीजों को कंप्लीट करवा दूंगा। आशा करता हूं कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी। अब जिस प्रकार की भी आपकी प्रतिक्रिया होगी, आगे मेरा कार्य उसी प्रकार का होगा। तो प्लीज अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी शिक्षकगण को तहे दिल से धन्यवाद। अगर आपको सही लगा हो तो अपने इस छोटे मित्र के इस वीडियो को अवश्य अपने शिक्षक समूहों में शेयर करें। अगर आप लोगों का रिस्पांस मेरे प्रति रहा, अगर आप मुझे इस योग्य समझते हैं कि मैं आपकी मदद कर सकूं, तो मैं अपने एप्लीकेशन पे अर्थात टीच एक्स्ट्रा एप्लीकेशन पे इस बैच को जल्द से जल्द लॉन्च करने का मैं प्रयास करूंगा। बाद बाकी अब आपके विश्वास के ऊपर में है, आपका सपोर्ट, आपका प्रेम, इसी का मैं एक प्रकार से प्यासा हूं। देखता हूं आप किस प्रकार से मुझे सपोर्ट करते हैं। जिस प्रकार की भी आपको कमी लगे, कुछ सही लगे, जैसा भी आपके मन में इच्छा हो, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मेरा नंबर ऊपर में स्क्रॉल हो रहा है, सुबह 9 से 12 के बीच में आप मुझे कॉल कर सकते हैं। आशा करता हूं कि आपको यहाँ तक की बातें सब कुछ समझ में आई होगी। चलिए फिर मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में। हो सके तो टाइमिंग डिसाइड करके लाइव कर लेंगे यूट्यूब पर, आपस में बातचीत भी हो जाएगी। चलिए धन्यवाद, बाय बाय।